Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with today's news edition. Before we begin, जल्दी से उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते पर आपको पता होने चाहिए। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन इन प्रोग्रेस है और मणिपुर में चल रही सिचुएशन पर डिस्कशन की डिमांड को लेकर दोनों लोकसभा और राज्यसभा पैरालाइज्ड हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में ओपोजिशन पार्टीज का प्लान है गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट जरूरी होता है और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक मेजर टॉपिक है। मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट के ब्लैंकेट बैन को थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट हालांकि अभी भी बैंड है पर वायर्ड इंटरनेट को कुछ एग्जेम्पशंस के साथ अलाउ कर दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की नई ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में पता होगा, जिसमें उन्होंने इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट बैन ओटीटी एप्स को सिलेक्टिवली बैन करने की बात की है। इजराइल में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट का कॉन्टेक्स्ट है इजराइल की पार्लियामेंट में पास किया गया नया लॉ। इस पास किए गए लॉ के प्रोविजंस ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर्स को डाइल्यूट कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में यूनेस्को से एग्जिट ले लिया था, अब लगभग 5 साल बाद उसने फिर से यूनेस्को को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। सेबी, जिसने इस साल जनवरी में T+1 सेटलमेंट रेजीम पर ट्रांजिशन सक्सेसफुली अचीव कर लिया था, उनके चेयरपर्सन ने बोला है कि इंडिया अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कि यूपीआई की वजह से बिल्कुल रेडी है इंस्टेंट सेटलमेंट रेजीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये न्यूज है स्पेस एंड साइंस से। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने अपना 5th और फाइनल ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर पूरा कर लिया है। अब इसके बाद चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ट्रांसलूनर इंजेक्शन परफॉर्म करेगा, जिसमें वो मून के ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। Hi, my name is Haridas and I'm here to help you with your preparation. Let's begin. Let's move on to our first major news of the day. इस सेगमेंट में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। पार्लियामेंट का चौथा दिन। पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में कल पिछले 3 दिनों की तरह कल भी एक डेडलॉक की सिचुएशन थी मणिपुर पर डिस्कशन की डिमांड को लेकर। पर कल डेडलॉक के बावजूद पार्लियामेंट में कुछ सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। राज्यसभा में कल आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी सस्पेंशन को लेकर उनकी पार्टी के एमपी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म है जिसका यूज मेंबर्स पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के वायलेशन होने पर करते हैं। इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर की रिक्वेस्ट को राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिक्लाइन कर देते हैं। बाकी और ओपोजिशन मेंबर्स मणिपुर की सिचुएशन पर एक लंबी डिस्कशन करने के लिए नोटिस सबमिट करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ हाउस को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके पास रूल 267 के अंडर लगभग 50 नोटिस आए हैं, जिसमें डिमांड की गई है हाउस के बिजनेस को सस्पेंड करके मणिपुर सिचुएशन पर डिस्कशन करने की। राज्यसभा को प्रोटेस्ट के चलते एडजर्न कर दिया जाता है और थोड़ी देर बाद हाउस फिर से कन्वीन होता है। प्रोटेस्ट फिर भी चलते रहते हैं, पर लंच के बाद यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2002। ये बिल ट्राइबल कम्युनिटीज की लिस्ट में माइनर चेंजेस करता है, जैसे कि स्पेलिंग करेक्शंस, और कुछ ट्राइबल्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में ऐड करता है। इस बिल को फिर वॉइस वोट से राज्यसभा में पास कर दिया जाता है। लोकसभा में कल लोकसभा की सिचुएशन भी कल राज्यसभा की तरह ही थी। वहां भी प्रोसीडिंग्स स्लोगन और प्रोटेस्ट से डोमिनेटेड थी। लोकसभा में क्वेश्चन आवर भी पूरा नहीं हो पाता और उसको एडजर्न कर दिया जाता है। लंच के बाद हाउस फिर से असेंबल होता है और नारेबाजी के बीच यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2002 इंट्रोड्यूस करते हैं और इस बिल को कुछ देर बाद वॉइस वोट से पास भी कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2002 यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। हम इस पर बात भी कर चुके हैं और इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाउस शाम में फिर से कन्वीन होता है और तब द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2002 पर डिस्कशन शुरू होती है। हम इस बिल पर पहले बात कर चुके हैं। ये बिल अमंग अदर थिंग्स एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इस बिल को भी थोड़ी देर बाद वॉइस वोट से लोकसभा में पास कर दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से।
इस पर पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हम इस लेजिस्लेशन को बाद में डिटेल में कवर करेंगे। ये था मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का चौथा दिन। हम इन सेशंस को रेगुलरली कवर करते रहेंगे। ये हमारा आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है राजस्थान स्टेट असेंबली में 2 दिन पहले पास किया गया लेजिस्लेशन, द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। हालांकि ये एक स्टेट स्पेसिफिक इवेंट है, पर इसका सब्जेक्ट जो कि है गिग वर्कर्स के लेबर राइट्स, ये एक नेशनली और ग्लोबली रेलिवेंट टॉपिक है। गिग बेस्ड जॉब्स जो कि जनरली शॉर्ट टर्म होती हैं, इन जॉब्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के जनरल ऑब्लिगेशंस जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह नहीं होते। और ऐसी गिग बेस्ड जॉब्स आज के समय में इंडिया में और ग्लोबली काफी पॉपुलर है। हाई चांसेस हैं कि आपको रिसेंटली किसी गिग वर्कर ने सर्व किया होगा, Amazon, ओला, स्विगी या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। इन गिग वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स जो जनरली बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं जैसे कि Amazon या फिर Zomato, ये वर्कर्स को पार्टनर्स बोलकर रेफर करती हैं और उनको कुछ खास एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं देती। और ऐसी गिग जॉब्स की केस में एम्प्लॉयज का यूनियन बनाकर कलेक्टिव बार्गेनिंग करना भी काफी मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक उम्मीद बचती है गवर्नमेंट से कि वो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए रेगुलेशन बनाएं। और इस ही कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान में ये पास किया गया लेजिस्लेशन काफी सिग्निफिकेंट है। इस एडिटोरियल के ऑथर्स एग्जाम्पल देते हैं 60 साल पुरानी एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी का। महाराष्ट्र में हमाल एक प्रोफेशन था। ये लोग अपने कंधों पर सामान को ट्रांसपोर्ट करते थे। उनकी जॉब भी आज के गिग वर्कर्स की तरह ही थी, क्योंकि उनका भी कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर नहीं था और ना ही उनके पास सोशल सिक्योरिटी या हेल्थ बेनिफिट्स थे। हमाल वर्कर्स ने मिलकर एक यूनियन बनाया और एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसका इन्फ्लुएंस आज तक है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के वेलफेयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। उनकी डिमांड पर एक सेंट्रल बोर्ड बनाया गया जिसके पास हर एक एम्प्लॉयर और हर एक एम्प्लॉय को रजिस्टर किया जाता था। रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक मर्चेंट पर ऑब्लिगेशन थी कि हमाल की वेजेस को बोर्ड के पास डिपॉजिट करने की, और हमाल वर्कर्स के हर एक कैरेज असाइनमेंट पर एक छोटी सी लेवी भी डिपॉजिट करने की। बोर्ड उन वेजेस को हर महीने हमाल को ट्रांसफर कर देता था और जमा की गई लेवी को वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन या फिर ग्रेट्युइटी बेनिफिट्स। ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था और इसने हमाल वर्कर्स की लाइफ को रेडिकली इंप्रूव कर दिया। राजस्थान का गिग वर्कर्स एक्ट भी ऐसे ही स्ट्रक्चर को बोरो करता है और ये इंडिया और हाईली लाइकली वर्ल्ड का पहला ऐसा लॉ है जो गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को एड्रेस करता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। ये भी एक एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है इस ही मॉनसून में हुई रेनफॉल के बाद हिमाचल प्रदेश में हुई नेचुरल कैलामिटी जैसी सिचुएशन, जैसे कि फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स। हिमाचल प्रदेश में इस साल फ्लैश फ्लड से लगभग 150 लोगों की जान गई है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि हिमाचल में इस कैलामिटी को क्लाइमेट चेंज पर एट्रीब्यूट किया जा सकता है। IPCC की 6th रिपोर्ट में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हिमालयन रीजन्स काफी सीवियरली इंपैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से। पर क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, टूरिज्म और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इस कैलामिटी के लिए काफी जिम्मेदार हैं। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में नदी के रस्तों को डाइवर्ट कर दिया जाता है आर्टिफिशियली जनरेटेड रस्तों में ताकि पावर जनरेट हो सके। पर जब काफी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है थोड़े से समय में, तब ये रिवर्स का लेवल काफी बढ़ जाता है और ये अपने पुराने रस्तों पर आ जाती हैं, अपने साथ काफी सारी मिट्टी और बाकी डेब्री को लेकर। इस प्रोसेस में काफी नुकसान होता है जो इस साल हिमाचल प्रदेश ने विटनेस किया है। इन माउंटेन रीजन्स में तेजी से बढ़ रहा टूरिज्म भी एक कल्प्रिट है डिजास्टर का। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रोड वाइडनिंग और ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाने के प्रोसेस को साइंटिफिकली परस्यू नहीं किया जाता और इन रीजन्स में सीमेंट प्लांट्स भी तेजी से बनाए जा रहे हैं जिनका इकोलॉजी पर सीवियर इम्पैक्ट है। और इन रीजन्स में क्रॉपिंग पैटर्न्स भी तेजी से चेंज हो रहे हैं। फार्मिंग कम्युनिटीज हॉर्टिकल्चर पैटर्न्स को परस्यू कर रही हैं जिसमें कैश क्रॉप्स उगाए जाते हैं जहां पर पहले सीरियल्स ग्रो किए जाते थे। इन सब चेंजिंग पैटर्न्स का नतीजा है कि रोड्स को वाइडन किया जाता है पहाड़ को काटकर, और सब कुछ जल्दी करने की कोशिश में ड्रेनेज पर साइंटिफिकली ध्यान नहीं दिया जाता। और जब बरसात होती है तो ऐसे डिजास्टर्स इन एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। इस पीस के ऑथर्स का सजेशन है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडेड हों और नई आर्किटेक्चर डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग में लोकल कम्युनिटीज की सुनी जाए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन।